नमस्कार दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत के बारे में। फिर कोबर महोदय ने बताया था कि कुछ भूसन्नतियाँ होती हैं, कुछ जियोसाइक्लाइन होती हैं, उन जियोसाइक्लाइन के तहत ही बेसिकली क्या बनते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है। और उसी कड़ी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत है वो बेसिकली दो तरह के हैं, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजेंटल है। और वर्टिकल और हॉरिजेंटल में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो वर्टिकल थ्योरीज हैं, जो बेसिकली जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत किससे संबंधित हैं, ब्रंश से। जैसे कि वर्टिकल में क्या होता है, अप होगा या फिर डाउन होगा, ऐसा ही देखा था ना हम लोगों ने। और हॉरिजेंटल के अंदर क्या है, हॉरिजेंटल के अंदर क्या होगा कि जो हमारी क्रस्ट है वो एक सीधी तय में, मतलब अगर मैं बताऊं 180 डिग्री के ऊपर वो मूवमेंट करेगी, ऐसा ही करेगी ना। तो ये बेसिकली दो प्रकार के सिद्धांत थे। और अगर इसको देखा जाए आगे भी तो हॉरिजेंटल की ही हम लोगों ने शुरुआत की थी। हॉरिजेंटल थ्योरी के अंदर क्या देखा था कि दो तरह के और सिद्धांत थे हॉरिजेंटल के अंदर भी। एक था संकुचन सिद्धांत या कंस्ट्रक्शन थ्योरी। और सेकंड कौन सी थी, और सेकंड थ्योरी कौन सी थी, सेकंड थ्योरी थी प्लेट टेक्टोनिक। ये बेसिकली सिद्धांत थे। और इस संकुचन सिद्धांत के अंदर ही हम लोगों ने बात की थी कोबर की। और कोबर ने क्या बताया था, कोबर ने बताया था कि एक वाटर बॉडी होती है और उसके दोनों साइड क्या होता है, और ए और बी मास, मतलब दो लैंड होती है जो एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करती हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है। और इसके अंदर क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। यही बात हम लोगों ने कोबर में की थी। बट आज देखते हैं जेफरीज। जो जेफरीज महोदय थे उन्होंने पर्वतों के निर्माण के बारे में क्या बताया। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि उन्होंने एक बुक लिखी, जिस जिस किताब के अंदर उन्होंने इस सिद्धांत की बात की। तो उस बुक का नाम क्या था, अर्थ, इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड फिजिकल कंडीशन। ये बुक कई बार आपके यूजीसी नेट के अंदर जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये बुक के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आप ये याद रखना कि अर्थ, इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड फिजिकल कंडीशन। और हिंदी में इसको पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी और इसके उत्पत्ति सिद्धांत और इसकी फिजिकल कंडीशन कैसी हैं। तो इस सिद्धांत के अंदर जो एच जेफरीज थी उन्होंने अपनी डिटेल में इस जो सिद्धांत को डिस्कशन किया था। आज हम उसी सिद्धांत को उसके बेसिक से लेके एडवांस रूप तक उसका डिस्कशन करेंगे और उसको बड़े ही आसान तरीके से आप समझने की कोशिश करना, ताकि जब भी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए और खुद से आप ट्राई करना कि जो सिद्धांत इन्होंने बताया था, जो हाइपोथेसिस, जो परिकल्पना इन्होंने बताई थी, क्या वो वर्तमान में ऐसी संभावनाएं हैं, या वो पृथ्वी के ऊपर अगर उसको अप्लाई किया जाए क्या उससे पर्वतों का निर्माण हो सकता है। अगर हो सकता है तो उनका क्रिटिसाइज क्यों हुआ, इस बात को भी देखना है। तो आज जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे उसको जैसे ही आप पढ़ोगे उसके साथ इमेजिन करके देखना है अपनी पूरी अर्थ के ऊपर, क्या उनकी जो इमेजिनेशन थी और जो हमारी इमेजिनेशन है उसके अंदर क्या सिमिलरिटी थी और कहाँ तक वो ठीक थी। तो अकॉर्डिंग टू जो जेफरीज थी उन्होंने क्या बताया कि कैलकुलेशन की, कि उन्होंने बताया कि बेसिकली जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, इस ब्लैंक पेज से आप अच्छे से समझ सकते हैं। जेफरीज ने क्या बताया कि जो हमारी अर्थ है बेसिकली ये अर्थ के 3 लेयर है। एक सबसे ऊपर की लेयर, एक सेकंड लेयर और एक थर्ड इसका कोर। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी भूआकृति विज्ञान के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो जो सबसे पहला हमारा चैप्टर था वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ था। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर भी हम लोगों ने क्या देखा था, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इनके बारे में पढ़ा था। और इसी प्रकार के जो सिद्धांत था, इसी से संबंधित सिद्धांत था, वो जेफरीज ने
उसको बताने की कोशिश की। और इन्होंने सबसे पहले जो सिद्धांत बताया उसमें बताया कि जो पृथ्वी का सरफेस है उस सरफेस के अंदर रेडिएशन होता रहता है। रेडिएशन क्या होता है? विकिरण। अब ये बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है कि कोई भी जो मतलब कोई भी एलिमेंट अगर, या फिर मैं अगर आपको बताऊं इसका सीधा सा एग्जांपल, अर्थ, और अर्थ से दूर क्या है हमारा? सन, जहां से हम लोगों को लाइट मिलती है। तो जो सूर्य है, सूर्य क्या है? गर्म है, और गर्मी के कारण जो विकिरणें निकलती हैं उनको क्या बोला जाता है? रेडिएशन। इसी प्रकार की जो विकिरणें हैं, इसी प्रकार की जो रेडिएशन है वो हमारे अर्थ से भी निकलती हैं या पृथ्वी से भी निकलती हैं। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो रेडिएशन या विकिरण के बारे में और अच्छे से गहराई से पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता देता हूं कि पृथ्वी का जो सरफेस है और पृथ्वी का जो हमारा वेदर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो बेसिकली विकिरण से, शॉर्ट वेव से और लॉन्ग वेव्स से, इनसे गर्म होता है। या फिर आपको बता दूं सीधा सी बात, संवहन से, कन्वेंशन से, इनसे हमारा सरफेस गर्म होता है। तो विकिरण की बात ही हम लोगों ने की। तो ये विकिरण सबसे पहले उन्होंने बताया, विकिरण को लेते हुए बताया कि पृथ्वी का जो सरफेस है वो 700 किलोमीटर तक, हमारी जो ऊपर की जहाँ पर हम लोग रहते हैं उससे 700 किलोमीटर तक ही इसके अंदर क्या होता है? विकिरण होता है। और विकिरणों के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो पार्ट है या फिर जो पृथ्वी है वो शीतल हो रही है, या मतलब वो ठंडी हो रही है। उन्होंने क्या बताया कि ये जो हमारी सरफेस है, ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो परत है, पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत, इनके अंदर इसने बताया कि विकिरण के कारण पहली और जो दूसरी परत है वो ठंडी हो रही है, और ठंडी होने के कारण क्या हो रहा है? उनके अंदर सिकुड़न हो रही है। अब क्या ये संभावना है, क्या वो सिकुड़ता है? इसका एक मैं आपको घर का ही एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब दूध को गर्म रख देते हैं या फिर दूध को गिलास में रख देते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी देर बाद क्या होता है? एक पपड़ी आ जाती है ना। और वो पपड़ी किस चीज़ की होती है कि जो हमारा दूध है उस दूध की जो ऊपर का जो पार्ट है, जो ऊपरी दूध है, ये जो गिलास था, इस गिलास के जो ऊपर का दूध था, सबसे पहले ये ठंडा होना शुरू होता है। और जब ये ठंडा शुरू होगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? पपड़ी आ जाएगी। और पपड़ी में क्या होगा? कहीं अप होगा और कहीं पर डाउन होगा, कहीं पे अप होगा और कहीं पे डाउन होगा। इसी प्रकार की मेंटलिटी थी, इसी प्रकार की जो सिद्धांत था, इन्होंने अर्थ के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी का ऊपरी परत है, ऊपरी पट्टी है, जो फर्स्ट लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये ठंडी होती रहती है। किसके कारण? विकिरण के कारण। और विकिरण किससे उत्पन्न होती हैं? पृथ्वी की जो ऊपरी सरफेस है, ऊपरी जो भाग है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ना, और ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो वो टूटते रहते हैं, जिसके कारण उष्मा जनरेट होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। और उस उष्मा के उत्पन्न होने के कारण जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो ठंडा होता रहता है। अब इन्होंने बताया कि ये एक जो ऊपरी परत है वो एक लिमिट तक ही ठंडी होती है। क्या होती है? एक लिमिट तक ही ठंडी होती है, उसके बाद ये ठंडी होना बंद हो जाती है। सेकंड उन्होंने क्या बताया कि सब फिर जो सेकंड हमारी परत है, ये वाली परत है, ये वाली जो परत है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। तो आप देखोगे कि जो सेकंड परत है वो कहाँ पर है? इसके नज़दीक है। तो ये भी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। और ये ठंडी शुरू होगी तो क्या होगा? कहीं पे ये अप, कहीं पे डाउन, कहीं पे अप हो जाएगी, कहीं पे डाउन हो जाएगी। तो इसके अंदर भी क्या होगा? ऊपर नीचे की तरफ उभार और कहीं पे खाइयाँ बनती रहेंगी। और ऊपर वाली परत के अंदर भी ऊपर नीचे की खाइयाँ बनती रहेंगी। और फिर बताया उन्होंने तीसरी परत के बारे में, जो थर्ड लेयर है। इन्होंने बताया कि ये जो लेयर है, सबसे लास्ट वाली जो लेयर है, वो ठंडी नहीं होती। उसका कारण क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि जो ये
लास्ट वाली परत है, इसके ठंडी नहीं होने के मेन कारण है कि जो हमारी पृथ्वी का कोर है, जो पृथ्वी का केंद्र है, उस केंद्र के अंदर ऊष्मा बहुत ज़्यादा है, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और एनर्जी किसके कारण बहुत ज़्यादा है? ऊपरी दबाव के कारण। ऊपरी दबाव के कारण उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, जिसके कारण ये जो थर्ड लेयर है वो ठंडी नहीं होती। तो अब क्या देखा हम लोगों ने कि बेसिकली हमारी सरफेस अर्थ है, उसके अंदर 3 लेयर हैं। 3 लेयर के अंदर जो थर्ड लेयर है वो ठंडी नहीं होगी, और फर्स्ट लेयर जब ठंडी होगी तो वो क्या होगी? नीचे की तरफ झुकेगी, नीचे की तरफ झुकेगी ना। और जो सेकंड लेयर है जब वो ठंडी होगी वो भी नीचे की तरफ झुकेगी। तो क्या होगा? अब नीचे की तरफ झुकने पर क्या बन गया? एक खाई बनी। और जब ये ऊपर की तरफ उठी तो नीचे की भी परत ऊपर की तरफ उठी तो क्या बना? हमारा पर्वत बना। पर्वत बना ना। अब ये बता, अब सेकंड एक बात और बताई इन्होंने क्या बताया कि जो पर्वत हैं और जो खाइयाँ हैं इसके अंदर भी डिफरेंस है। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, और उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रंस पर्वत या फिर फॉल्ट माउंटेन। इन दोनों को भी इन्होंने इस सिद्धांत के साथ साथ अलग करने के लिए कार्य किया। इन्होंने क्या किया कि जो फोल्ड माउंटेन है, बेसिकली फोल्ड माउंटेन इस सिद्धांत के अनुसार वहीं पर बनेंगे जहां पर हमारी अवसादी चट्टानें होंगी। और आपको पता है कि जो अवसादी चट्टानें हैं वो क्या होती हैं? लचीली होती हैं। और लचीली होती हैं जिसके कारण उनके अंदर किसी प्रकार का कोई क्रैक नहीं आता। बट जैसे ही हम लोग देखते हैं कठोर चट्टानें या हार्ड रॉक कौन सी हैं? आग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक। इन्होंने बताया कि यही जब घटना, मतलब अप और डाउन, मतलब ऊपरी परत का और निचली परत का जब अप और डाउन, ऊपर नीचे होता है या फिर आग्नेय चट्टानों के अंदर होता है, तो वहां पर क्या होता है कि फॉल्ट, क्रैक आ जाते हैं, जिसके कारण जो ऊपरी भाग उठता है उसको क्या बोलते हैं? हम पर्वत बोलते हैं। और जो नीचे का भाग होता है, जहाँ जो नीचे बैठता है, उसको हम लोग ब्रंस घाटी बोलते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने अपना जो पूरा का पूरा सिद्धांत था बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने की कोशिश की। पर अगर हम इसको देखें हमारे सरफेस के ऊपर, क्या ये संभावना है? तो इसी आधार पर जब एक कॉन्फ्रेंस हुई, जब सेमिनार हुआ, तो इनकी आलोचना हुई, इनका क्रिटिसाइज हुआ। और क्रिटिसाइज के अंदर इनका सबसे पहले जो क्रिटिसाइज करने का जो काम था, वो सबसे पहले तो इनके फोर्स के ऊपर बात उठी। इनसे पूछा गया कि ये जो फोर्स है, ये जो बल है, जो जिसके कारण सिकुड़न पैदा होती है, क्या वो सिकुड़न इतनी ज़्यादा है कि जिसके कारण हमारे फोल्ड हैं या फिर जो हमारे माउंटेन है उनका निर्माण हो सके? तो ये वो बताने में असमर्थ रहे, इनकी आलोचना हुई। सेकंड, इन्होंने एक बात और कही थी। इन्होंने बताया था कि जो सिकुड़न है, मतलब जहाँ पर सरफेस सिकुड़ता है, वो महासागरों के गहराई में ज़्यादा सिकुड़ता है। अब महासागरों की गहराई में सिकुड़ने का इनका मेन कारण ये था कि क्योंकि वो वहाँ पर जो समुंदर है उनका पानी रहता है, और उस पानी के कारण क्या है कि वो टेम्परेचर को और ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण वो परत है और जल्दी सिकुड़ जाती है। तो ये सेकंड, जब इनकी बात पर इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसको बताने में भी असमर्थ रहे। और जब ये असमर्थ रहे तो वहाँ पर फिर क्रिटिसाइज हुआ। थर्ड, इन्होंने एक बात बताई कि जो हमारे ओशियन हैं, उन ओशियन के अंदर से जो सिकुड़न पैदा होती है, उस सिकुड़न के कारण जितने भी ओशियन हैं, उन ओशियन के साथ जितने भी लैंड है या फिर जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, उन कॉन्टिनेंट के ऊपर माउंटेन बनते हैं, और जिसमें रॉकीज और एंडीज के बारे में इन्होंने बताया। तो अगर इनकी ये बात सच मान ली जाए तो फिर आप देखते हैं कि जो हिमालय है, जो और आल्प्स माउंटेन है, वो तो क्या है? ईस्ट टू वेस्ट है ना।
और ईस्ट टू वेस्ट है तो उसको बताने में भी ये असमर्थ रहे। तो इस प्रकार अलग अलग ज्योग्राफर ने जब इनका क्रिटिसाइज किया, जब इनसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया, तो ये उनको बताने में असमर्थ रहे, जिनके कारण कि इनकी आलोचना हुई। परंतु ये जो सिद्धांत था इनका, ये सिद्धांत काफ़ी समय तक डोमिनेंट रहा और चर्चा में रहा। क्यों रहा? क्योंकि उस समय तक वर्तमान की जितनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीकी विकास नहीं था, और साक्ष्यों की कमी के कारण, साक्ष्यों की कमी के कारण ये सिद्धांत लंबे समय तक बहुत सारे पर्वत निर्माण के जो जियोलॉजिस्ट थे या फिर जो ज्योग्राफर थे, उनमें इसने एक रीढ़ का काम किया या फिर एक बैकबोन के रूप में काम किया। तो दोस्तों, आप तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।